अब हम बात करते हैं करंट प्रोजेक्ट के ऊपर, विच इज दी बिहार। बिफोर गोइंग अहेड, मैं आपको समझ रहा हूँ कि फ्रॉम 1947 टू 2005 व्हाट वाज दी थिंग्स यू फाइंड, और आपने अपनी फैमिली में सुना भी होगा कि पहले बिहार कैसा था, आज का बिहार कैसा है, फ्रॉम पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या आपके पॉइंटर्स हैं उसके अंदर, और आप उसमें प्राउड फील कर रहे हो। उनसे पूछा गया कि इंडस्ट्री क्यों नहीं लगी, अगर हम लैंडलॉर्ड है तो इसी के ऊपर तो आप नहीं चाहते हो कि बोले। आपका जो 700 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ का जो फंड आप दे रहे हो उसी के ऊपर लोग नहीं बोलता, बोलते अरे बिहार तो कास्ट के बेसिस पे नहीं करता, बिहार कास्ट के बेसिस पे। तो आज से 2 साल पहले सबसे पहले तो सूद समय में ट्रस्ट, मेरे पॉलिटिकल गुरु उन्हीं को मानता हूँ, उन्होंने बहुत पेशेंटली मुझे इन्वॉल्व किया और मुझे सिखाया। आशीष सूद सर आज मिनिस्टर जो बने हैं उनमें उनके आइडियाज भी हैं, पर हमने भी उसमें नई चीजें डाली। उनका सोशल मीडिया को हमने बहुत ज्यादा यूज किया। मैं सोशल मीडिया क्या कोई भी इशू होता था, ही यूज्ड टू फर्स्ट पर्सन टू स्पीक, डू पीस टू कैमरा। जब वो 2020 का इलेक्शन लड़ रहे थे, ही लॉस्ट बाय 14,000 वोट, and this time when he has won by record margin of 18,000 something, close to 90,000। बूथ बाय बूथ हमने चीजों को एनालाइज किया, गंदा पानी बहता सीवर, यही इशू था जनकपुर में, और इसी को हमने पूरा का पूरा इलेक्शन बिल्ड किया था। हर पॉलिटिशियन को जो सीख सकता है उनसे, वो बहुत टेक सेवी हैं और नए आइडियाज के लिए हमेशा ओपन है। अगर वो नए आइडियाज के लिए ओपन नहीं रहते तो हम जैसे जो लोग पहली बार ये काम करते हैं उनको नहीं जानते कि अगर एज अ फ्रेशर किसी को फिक्की में घुसना हो, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल वांट टू गेट इन फिक्की, उनको कैसे ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? So for FICCI, first thing is that you need to be masters or MBA. That's the first requirement. फिर टाइम टू टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती रहती है। FICCI इज गोइंग टू बी 100 years old ऑर्गेनाइजेशन नाउ। किसी को भी जाना है आप FICCI का पेज रीच आउट कर सकते हो, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकलती रहती है। जस्ट नीड टू गिव योर CV, योर CV शुड बी गुड एनफ एंड दे विल रीच आउट टू। तो उनके कोई पर्टिकुलर डिमांड इसके अंदर कैसा होना चाहिए, या दे आर ओपन टू ट्रेन यू? फ्रेशर तो वो जनरली नहीं लेते। फ्रेशर के लिए पहले आपको, जब आप MA या MBA कर रहे हो तो आप ट्राई टू गेट इनटू देयर इंटर्नशिप प्रोग्राम। उनका इंटर्नशिप होता है समर और विंटर, वहाँ पे आप 1-2 महीने ट्रेन करो, फिर उसके बाद आप वहाँ पे अप्लाई करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट। जो युवा नेताज हैं, अगर उनको ऑडियंस तक पहुंचना है और कल को उन्होंने अपने आप को इलेक्शन में खड़ा करना है, व्हाट आर द थिंग्स दे शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ? मेरे को याद है, हरियाणा का मुझे याद है, हरियाणा के वोटिंग शेयर देखा था मैंने, तो 48.7 पे बीजेपी, 48.1 पे कांग्रेस। एज गरीबों के नेता लालू यादव इमर्ज किए थे, और उन्होंने, और उस टाइम एजुकेशन अच्छा था बिहार। तो फिर हर साल जब गुड़गांव डूबता है तो तुम क्यों गाली देते हो? जो लोग वोट कर रहे हैं उनकी इकोनॉमिक स्टेटा क्या है, वो कितने पढ़े लिखे, आपको दिख रहा है कि जो लोग जितना कम पढ़ा लिखा है वो उतना ज्यादा वोट डाल रहा है, क्योंकि उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कैसे दी थी, लोन लेके जमीन बेच के जैसे दी थी, वो अमाउंट उन्होंने, उसका कुछ पोर्शन उन्होंने किया और उसके बाद फिर वो निकल गए, उन्होंने HRS से ज्वाइन किया। इट्स गुड टू टॉक एंड कम्युनिकेट अबाउट दीस थिंग्स, जो बहुत नीडफुल है। मैं क्योंकि इस लाइन में हूँ और आई हैव विजिटेड ओवर 120 विलेजेस अक्रॉस हरियाणा, जम्मू, नाउ इन बिहार, सम झुग्गी झोपड़ी कॉलोनीज ऑफ दिल्ली, और वही नालंदा हो गया, राजगीर हो गया, एक बोल गया बता दो। पर मुझसे जब मेरे दोस्त पूछते हैं कि भाई वहाँ 5 स्टार होटल है क्या, वहाँ बढ़िया फर्क है, मैं वो होता कि भाई पता नहीं। हम जब IR पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था कि पाकिस्तान इज द बेस्ट प्लेस टू गेट इलेक्ट्रिक पर्सन, क्योंकि वहाँ सुई से लेके तोप तक मिलिट्री वाले बना रहे हैं। वेलकम बैक एवरीवन टू द पॉडकास्ट नंबर 20। सो आज का आज का जो पॉडकास्ट है ना, ये आज 2 तरीके से आपने सुनना है। पहला उन लोगों के लिए जो वोट करने वाले हैं, दूसरा जो लोगों ने वोट करवाना है। क्योंकि आज हमारे साथ हैं एज अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट, जो हमें बताएंगे कि यार जब किसी को वोट करना होता है ना, तो क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्या वो बंदा कैसा है कैसा नहीं है। दूसरा और एक अलग जो हमारे पॉलिटिकल कंसल्टेंट है ना, वो हेल्प करते हैं लोगों को अपना लीडर बनना, इनको कैसे लीडर बनना है, और वो समझते हैं कि ऑडियंस को किस तरीके से एजुकेट करना है। तो उनका जो तरीका है ना आपको लीडर बनाने का, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। सो अब इसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं अलग के साथ। अलग हाउ आर यू? थैंक यू, बढ़िया। सो अलग हम स्टार्ट करते हैं पहले आपके बैकग्राउंड से, कि फ्रॉम वेयर यू आर and what you have done till now. So, I am basically from Bihar. I was born in Muzaffarpur, Bihar. But after that, like most of the people from Bihar, my family migrated to Delhi. So I did my schooling from Cambridge School, Indrapuram, which is in Ghaziabad. फिर मैंने
बैचलर्स किया मास कम्युनिकेशन में आईपी यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन जामिया मिलिया इस्लामिया से। उसके बाद मैं रिसर्च असिस्टेंट मैंने इंडियन आर्मी के साथ काम किया था, और उसके बाद वो करते करते फिर मुझे फिक्की में अपॉर्चुनिटी मिली एज असिस्टेंट डायरेक्टर मिडिल ईस्ट डेवलपमेंट। तो जो मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला था दैट वाज दुबई एक्सपो 2020। तो सो दैट तो उस बार मैं फर्स्ट टाइम एज अ वर्क उस पे असाइनमेंट पे मैं दुबई गया, और वहाँ पे मैं दुबई में 1 महीने रहा। वहाँ मैंने अलग अलग कंट्रीज, वहाँ मेरा वर्क बेसिकली ये था कि अलग अलग कंट्रीज से इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाना। सो आई बेसिकली वाज पार्ट ऑफ कोर टीम जिन्होंने 3 इन्वेस्टमेंट सबमिट करवाए दुबई में, विच वाज इन्वेस्ट राजस्थान, इन्वेस्ट यूपी एंड इन्वेस्ट उड़ीसा। और तीनों का मिला के वी वर एबल टू साइन द एमओयू ऑफ 90,000 CR। Oh, that's great. Yeah, so within, तो वहाँ पे I got very closely, what I also very closely work with the government and the industry people, क्योंकि इन सब में जैसे राजस्थान में उनके इंडस्ट्री मिनिस्टर आए थे इन्वेस्ट राजस्थान में जब हमने एमओयू साइन किया था। यूपी से भी इंडस्ट्री मिनिस्टर आए थे। उड़ीसा में तो खुद नवीन पटनायक जी आए थे वहाँ पे। तो हम बेसिकली स्टडी करते थे, मैच मेकिंग करते थे। तो उस तरीके से मुझे पता चला कि एक्चुअल में गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है, ब्यूरोक्रेट्स कैसे फंक्शन करते हैं, उनका माइंडसेट समझना, गवर्नमेंट और जो कंपनीज होती, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनके क्या रिलेशन होते हैं। तो ये सारा काम मैंने किया, और फिक्की में रहते रहते उन्होंने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी दी अलग अलग जगह जाने की। क्योंकि मैं मिडिल ईस्ट डिवीजन में था तो मैं अलग अलग कंट्री विजिट किया। मैंने दुबई गया, मैं सऊदी अरब गया, कतर गया, आई ऑल्सो वेंट टू इजिप्ट। सो इन सारे कंट्रीज में जब मैं गया तो मुझे काफ़ी चीज़ें जानने के बारे में पता चली। अलग अगर हम जब बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं करंट प्रोजेक्ट के ऊपर, विच इज दी बिहार। बट उससे आपने से बिहार, अभी बिहार, बीइंग फ्रॉम बिहार, बट यू नेवर लिव्ड इन बिहार, राइट? एंड यू हैव अ पास्ट फ्रॉम बिहार इटसेल्फ। बिफोर गोइंग अहेड, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि फ्रॉम 1947 टू 2005 व्हाट वाज दी थिंग्स यू फाइंड, और आपने अपनी फैमिली में सुना भी होगा कि यार पहले बिहार कैसा था, आज का बिहार कैसा है, फ्रॉम पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्या आपके पॉइंटर्स हैं उसके अंदर? आई वॉज बोर्न इन 1995, ठीक है। सो उस टाइम से मतलब मैंने जो भी डिस्कशन होता था, आई कम फ्रॉम अपर कास्ट फैमिली। तो हमारे लिए जब मैंने सोचना समझना शुरू किया तो मुझे यही था कि उनको दिक्कत हो रही है बिकॉज ऑफ द कास्ट इक्वेशन और बिकॉज ऑफ द पीपल हु वर इन पावर। पर बिहार का एक बहुत क्रिटिकल केस है, बहुत क्रूशियल केस है। बिहार में फेजेस रहे। पहला फेज था आपका कांग्रेस पार्टी का, जिसमें जो अपर कास्ट होते थे वही डोमिनेट करते थे, ठीक है। कास्ट पॉलिटिक्स, एक तो मैं सबसे पहले जो चीज चेंज करना चाहता हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ, लोग कहते हैं बिहार में बहुत ज्यादा कास्ट पॉलिटिक्स है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कास्ट पॉलिटिक्स कहाँ नहीं है? इंडिया में मुझे बता दो कास्ट पॉलिटिक्स कहाँ नहीं है? यूपी में नहीं है क्या? है। ठीक है। पंजाब में नहीं है क्या? दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी है। अगर पंजाब में कास्ट पॉलिटिक्स नहीं है तो आपने एक दलित को सीएम क्यों बनाया 4 महीने इलेक्शन के 4 महीने पहले? अगर पंजाब में दलित अगर पॉलिटिक्स नहीं, क्योंकि आपने देखा कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोटर है जो दलित कम्युनिटी से आता है, वो पावर फील करेगा, आपने दलित सीएम बनाया, ठीक है। बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट फेल हो गया वो अलग बात है, उसके और सारे रीजन भी है, पर आपने बनाया ना। यूपी में अब क्या कास्ट पॉलिटिक्स नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है। आप चलो आप ये कहते हो कि ठीक है यूपी में कम पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेसी रेट कम है, ये वो। कर्नाटका, ठीक है, बैंगलोर है, वहां पे सिटी सिलिकॉन, वो बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, वहां देख लो। बीजेपी येदियुरप्पा को छोड़ नहीं पा रही थी, वो चले गए, उनको वापस बुला रहे हैं कि नहीं आ जाओ जी, क्योंकि लिंगायत पॉलिटिक्स है वहां पे। करेक्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कास्ट। तो हर जगह कास्ट पॉलिटिक्स है। बिहार को ये पेंट कर दिया कि नहीं बिहार में सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स होती है। अगर बिहार में सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स होती है तो नीतीश कुमार के कास्ट के जो आप देखोगे 10% भी नहीं है, जिस जाति से वो आते हो 10% भी नहीं है। लालू यादव है 17% है, 17% यादव है। क्या वो हमेशा जीत रहे हैं? नहीं जीत रहे। और मैं एक और फैक्ट डालना चाहता हूँ, 1977 में एज ए 28 ईयर ओल्ड वो जनता आंदोलन जो हुआ था, जेपी मूवमेंट जो था, उससे वो निकल के वो जीते थे छपरा में। जाके देखो वहाँ कितने यादव ने उनको वोट दिया था और बाकी कितने लोगों ने वोट दिया था। बट फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि अगर बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स नहीं है, सिंस 1947 टू 1990, सिंस जब ये लालू प्रसाद जी आ गए थे, तब तक बिहार में काफी जो इनस्टेबिलिटी इन दी टर्म्स ऑफ
चीफ मिनिस्टर थी कि कभी किसी को पता लगता नहीं था कि एक साल तक क्या वो चीफ मिनिस्टर रहेगा कि नहीं। बिहार अनस्टेबल रहा 1961 से 1990 में हमने 23 सीएम देखे, बिल्कुल 29 में 23 सीएम। अगर आप एवरेज लगाओगे तो एक सवा साल एक सीएम का होता है। पहले कांग्रेस एरा था बिहार में, ठीक है, उसके बाद जनता पार्टी का एरा होता है, फिर से कांग्रेस का एरा आता है, और फिर उसके बाद लालू यादव इमर्जेंस। तो मेरा वही कहना है कि उस टाइम पे भी ऐसा तो नहीं था लोग कास्ट पे ही वोट दे रहे थे, पीपल वर वोटिंग एज पर द नीड्स, जो भी जिसकी जो भी नीड्स होती थी, जब भी नीड्स आई। और सबसे ज्यादा बिहार की जो हालत है उसके लिए मैं किसी को ब्लेम करता हूँ, कांग्रेस को ब्लेम करता हूँ। कांग्रेस को जब भी सत्ता हाथ से छूटती हुई जाती थी वो सरकार गिरा देती थी, और इससे न्यूमरस, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी थी, उसने हमेशा मेक श्योर किया बिहार की। इसी कारण कांग्रेस आज तक आ नहीं पा रही वापस। 1990 का आज तक कांग्रेस जो है वो किसी ना किसी कंधे पे ही बैठ के चल रही, और अगले 20 साल में भी कांग्रेस बिहार में नहीं आने वाली। क्योंकि इतना बुरा हुआ कर उन्होंने दिया। मतलब मैं ये कह रहा हूँ वो अपने कर्म की सजा भुगत रहे, और वो भुगतेंगे क्योंकि उन्होंने किया नहीं है। अब मैं बताता हूँ बिहार की जो हालत है, सबसे घटिया पॉलिसी जो बनी थी बिहार के साथ, जब झारखंड था, कोल कैपिटल था, करेक्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा कोल वहां से निकलता था, क्यों नहीं इंडस्ट्री बिहार में लगी? हाँ बिल्कुल झारखंड में लगी, जो प्रेजेंट डे झारखंड है, पर प्रेजेंट डे बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं? बिहार का कोयला जा रहा है बॉम्बे, बिहार का कोयला जा रहा है तमिलनाडु, बिहार का कोयला जा रहा है अलग अलग जगह, बिहार का कोयला बिहार में क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा? क्योंकि वो कहते हैं वहां पे जंगल राज है, गुंडा राज जंगल राज तो 1990 के बाद है ना, उससे पहले गुंडा राज नहीं, बिहार वॉज द मोस्ट स्टेबल प्लेस। अच्छा। आप जाके देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस बिहार वॉज अमंग द टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टेट्स, टॉप 3 में था, ठीक है। उसको सिस्टमैटिकली हमने खत्म किया है, और वो लालू यादव ने नहीं खत्म किया। 1990 में आप खत्म वो हो चुका था। कितनी इंडस्ट्री लग गई थी 1990 में? अगर मैं झारखंड हटा दूं, प्रेजेंट बिहार में कितनी इंडस्ट्री लगी? आई गेस जो मेरे पास नंबर्स थे 121 इंडस्ट्री फैक्ट्रीज लगी थी 1990s में, और आज के टाइम में जो बोला जाता है कि उसमें सिर्फ 12 बची है। उसमें ये देखो केंद्र सरकार ने कितना वो दिया। मनमोहन सिंह पीएम थे, कितना पैसा उन्होंने ग्रांट बिहार को दिया। और 1990 के बाद तो मैं ये कहता हूँ कि जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पूरे देश के लिए हुआ, ठीक है, उस टाइम से ही बिहार को एक लेबर फैक्ट्री बनाना शुरू कर दिया है। 2000, अच्छा मान लिया मैंने जंगल राज था 1990 से लेकर 2005 तक, पिछले 20 साल से किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, एनडीए, ठीक है। मोदी जी, नीतीश कुमार, इन्हीं लोगों की है सरकार। नीतीश कुमार मोदी जी हाँ, 2014 के बाद आए, 11 साल से तो इनकी भी हो गई। उसके पहले नीतीश कुमार की थी, कितनी इंडस्ट्री लग गई? कमी हुई है 2021 क्यों नहीं मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं लग रही इंडस्ट्री बिहार में? सुशासन बाबू हैं, नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं, क्यों नहीं लगवा पा रहे इंडस्ट्री? क्योंकि अगर इंडस्ट्री लग जाएगी, ठीक है, तो गुजरात की फैक्ट्री में 10,000 12,000 के मजदूर कहां से मिलेंगे? आपके पंजाब में, ठीक है, लेबर कहां से मिलेगा गेहूं काटने के लिए? और अगर पंजाब में गेहूं नहीं उगेगा, नहीं काटेगा, तो पूरे इंडिया में भुखमरी हो जाएगी, भुखमरी होगी, ठीक है। इसके मैं एक चीज बताता हूँ, मेरा पॉइंट है इसमें कि इसमें मेरा था कि यार पंजाब में जब से बिहार आया है तब से आएगा हमारा यूथ और परेशान है। उसका रीजन है, पहले अपने हाथ से करते थे, अब डिपेंड हो गए, अब वो नशे में चले गए। अगर यहीं पे अगर खुद अपने हाथ से करें, काम अगर करेंगे, अपने हाथों से करेंगे, थकावट भी होगी, तो इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, बिहार को सिस्टमैटिकली एक फैक्ट्री लेवल प्रोड्यूसिंग स्टेट बनाकर आपने रख दिया। बिल्कुल। और इसमें जितना केंद्र सरकार की गलती है उतनी ही बिहार सरकार की गलती है। दूसरी चीज, एक तो आपने बना दिया, आपने प्राइड लेना शुरू कर दिया। मुझे जो चीज एज ए बिहारी मुझे जो चीज परेशान करती है, ठीक है, आई एम इनसाइड, आई क्राई इनसाइड। आप जाके नेता क्या कह रहा, अरे हमारा युवा बाहर अगर बॉम्बे में नहीं रहेगा तो बॉम्बे चलेगा कैसे? आप इस चीज पे कैसे प्राउड कर सकते हो कि आपने लेबर बना के भेज रहे हो और वो सर, अरे वो यहाँ रुके, बिल्कुल वो यहाँ रुके। और एक और आर्ग्यूमेंट जो मुझे बहुत ही बेवकूफाना लगता है, और जो कि अभी भी बहुत सारे लोग दे रहे हैं, जैसे अभी मैं प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू सुन रहा था कि हमें इंडस्ट्री नहीं लगवानी, बिहार लैंडलॉक्ड है। एक तो ये जो परसेप्शन है कि बिहार लैंडलॉक्ड है, इसी कारण यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए। अब मैं इस पे आता हूँ, मध्य प्रदेश लैंडलॉक्ड नहीं है, पंजाब लैंडलॉक नहीं है। आपको नहीं बॉर्डर आप पाकिस्तान के साथ शेयर करते हो, अरे तो पाकिस्तान के साथ कितना ट्रेड कर रहे हो? वो ट्रेड करते हैं, वो तो बंद है, ठीक है, वो तो बंद है। तो मैं क्या, हरियाणा लैंडलॉक्ड है, ठीक है, दिल्ली में सबका लैंडलॉक्ड है, दिल्ली लैंडलॉक्ड है, क्या यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग रही है? बिल्कुल लग रही है।
उत्तराखंड लैंडलॉक्ड है, ठीक है, कितना ट्रेड आप नेपाल को यूपी का तो फिर भी थोड़ा थोड़ा बहुत ट्रेड वो नेपाल के थ्रू कर लेता, उत्तराखंड से कितनी चीजें नेपाल जा रही है, हिमाचल से कितनी चीजें जा रही बल्कि बिहार तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, और वो इंटरनेशनल बॉर्डर जो बिल्कुल खुला हुआ है हर खुला चीज़ हुआ से। है। हाँ, हाँ। रोटी बेटी का रिश्ता जो भारत कहता है कि हमारा नेपाल के साथ है, वो बिहार की वजह से, बिहार और कुछ सम पार्ट्स ऑफ यूपी, ईस्टर्न यूपी में शादियां होती हैं, ठीक है। तो मेरा वही कहना है कि ये लैंडलॉक का जो आर्ग्यूमेंट है ये सबसे बेवकूफाना है। और मुझे ये चीज, जब एक प्रशांत किशोर जैसा पढ़ा लिखा और सो कॉल्ड जो बिहार में बदलाव लाना चाहता है, वो ये कहता है कि नहीं नहीं लैंडलॉक यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगी, मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं लगनी चाहिए। इंडस्ट्री लगेगी तो जो लोग बाहर जा रहे हैं वापस तो आएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये पलायन तभी रुकेगा करेक्ट। क्योंकि ये पलायन जो है ये सब के हर सारे इंडस्ट्रीज के फायदे के लिए है, क्योंकि वो 12,000 में आपको लेबर मिल रहा है, ठीक है। आप ये बॉलीवुड में चले जाओ, जितने लाइटमैन हैं, जितने लोग कॉस्ट्यूम बना रहे हैं, सारे बिहारी हैं, सारे के सारे लोग जो हैं वो बिहारी हैं। गुजरात में लेबर बिहारी, तमिलनाडु में कंस्ट्रक्शन वर्कर बिहारी, आपका न्यूज़पेपर वाला बिहारी, दिल्ली में आपका न्यूज़पेपर वाला बिहारी, आपका प्रेस वाला बिहारी है, यूपी या बिहार, ठीक है, बस। यूपीएन बिहार का, ठीक है। और इस चीज से प्राउड फील कि हम यूपी चला, अरे तुम यूपी क्या चला, हम दिल्ली चला रहे हैं, हमारा युवा, अरे वो चला नहीं रहा है, मजबूरी में गया है। मजदूरी कर रहा है, वो 12,000 रुपए के लिए, क्या 12,000 रुपए महीने के लिए, उस कितने समय काम कर रहा, आप जाके उससे पूछो। 12,000 रुपए महीना, पहले अपना रेंट भी देगा, घर भी चलाएगा, खुद भी खाएगा, वो दूसरा घर भी चलाएगा, वो सारे पैसे भेज रहा है। और मेरे को इंटरेस्टिंग चीज एक चीज बताओ यार, कि जब हम देखते हैं बिहार का जो बच्चा है, एजुकेशन सिस्टम है, आपने अगर देखा हो लास्ट एक बार लड़की ने टॉप किया था, उसको पता नहीं था उसने टॉप कैसे कर लिया, इट वाज अ मिरेकल फॉर एवरीवन। बट वही बच्चे बाहर आते तो आईएएस भी बनते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, बिहार का एजुकेशन सिस्टम खत्म हो चुका है, खत्म मतलब खत्म हो चुका, आईसीयू में भी नहीं, इट्स डेड, वो खत्म हो चुका। कोई बिहार में कोई एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं। आप वहां 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में होता है, 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में होता है, और मुझे नहीं लगता है देश के किसी कोने में होता होगा। लेकिन अगेन बिहार इज अ लैंड ऑफ एक्सट्रीम्स। बिहार में ही एक जगह है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जहाँ पे एक बंदे ने आईआईटी क्रैक किया था, उसको पता भी नहीं था कि आईआईटी जैसी कोई चीज होती है, ठीक है। उसने वो चीज क्रैक की थी और उसने अपने लोगों को बताया, अब उसी गांव से हर साल 30 आईआईटीएंस या एनआईटीएंस निकलते हैं। अच्छा। और वो पिछड़ा हुआ गाँव है, बहुत पिछड़ा हुआ गाँव है, मैं नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, बहुत पिछड़ा हुआ गाँव है, और वहां से निकल रहे हैं। बिहार में जितने लोग एजुकेशन को, जितना इंपॉर्टेंट बिहारियों के लिए एजुकेशन है, शायद किसी के लिए नहीं होगा। इसी कारण आपको कोटा में सबसे ज्यादा बिहारी दिखेंगे। आप यहाँ राजेंद्र नगर है पास में दिल्ली में, सबसे ज्यादा बिहार के लोग दिखेंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि एजुकेशन ही एक तरीका हमारे इमेंसिफिकेशन का, वो चीज वो समझते हैं। आप लोग आर्गुमेंट देते हैं कि आईएएस ऑफिसर सबसे ज्यादा बिहार से निकल रहे हैं, इंजीनियर सबसे ज्यादा बिहार से निकल रहे हैं, लेकिन वो बिहार से निकल नहीं रहे। वो जिसके पास जितना पैसा है वो उतनी जल्दी अपने बच्चे को बाहर भेजता है। मेरे पिताजी के पास इतना था तो उन्होंने फर्स्ट क्लास से मुझे बिहार से निकाल दिया। एक गरीब के पास जो थोड़ा और अच्छा है वो 10वीं में भेजता है, जो थोड़ा और गरीब है वो जमीन बेच के 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के लिए बाहर भेजता है। कोई भी, जितने ये सारे आईएएस सिविल सर्वेंट निकालो, ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स सब निकालो, उनमें से देखो कितने लोग ने 12th बिहार से की है। मैं लिख के दे रहा हूँ, और उसमें से 80% 90% लोगों ने बिहार में 12th नहीं की होगी। अगर 20% निकल जाए, ग्रेजुएशन कितने की, मैं तो कह रहा हूँ 10% भी नहीं। बिहारी सिविल सर्वेंट बन रहा है, पर वो बिहार में रह के नहीं बन रहा है, वो इलाहाबाद आके बन रहा है, वो दिल्ली आके बन रहा है, वो कोटा जाकर इंजीनियर बन रहा है, क्योंकि बिहार में है ही नहीं। तो इसमें मेरा एक पॉइंट है कि जब अगर हम लालू बात करें या हम बात करते हैं नीतीश कुमार की, तो क्या इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि बिहार को हम दोबारा से रिगेन करें, या हम उनको भेज रहे हैं बाहर, बेटर हम यहीं पे अपना करें, या उन्होंने कभी सोचा नहीं, या कभी सोचने का टाइम नहीं मिला? लालू यादव जब फर्स्ट टाइम बने थे, लोग कहते हैं कास्ट पॉलिटिक्स, पहली बार जब लालू यादव सीएम बने थे, ही गॉट 22 सीट्स, बिहार और झारखंड कमाई था 300 से प्लस विधानसभा सीट्स। पहली बार वो अपनी कास्ट की वजह से नहीं बने थे। पहली बार when लालू बिकम सीएम, he become because he was a मसीहा ऑफ डाउनट्रॉडन, गरीबों के नेता थे, और सबसे ज्यादा सीट लालू यादव को 1990 में ही आई थी, और वो इमर्ज किए थे गरीबों के नेता। अंदर हो जा, मैं अंदर हो रहा हूँ। एज गरीबों के नेता लालू यादव इमर्ज किए थे, और उन्होंने, और उस टाइम एजुकेशन अच्छा था बिहार का। जितना एजुकेशन नीतीश कुमार के राज में खराब हुआ उतना लालू यादव के राज में नहीं खराब हुआ। ये अगेन एक परसेप्शन है। लालू यादव के टाइम पे पटना के ऐसे हॉस्टल थे
जहाँ पे जैक्सन हॉस्टल है, बहुत सारे ऐसे हॉस्टल थे जहाँ से आईएएस निकलते थे। इस हॉस्टल से हर साल 5 आईएएस या 5 ब्यूरोक्रेट निकल रहे हैं। अच्छा। लालू 1990 से लेकर 1995 का फर्स्ट टेन्योर ऑफ लालू यादव देखो तो एजुकेशन सिस्टम खराब नहीं था। इट वाज मैं और अगेन जगन्नाथ मिश्र थे, मैं आई कंसिडर उनके टाइम से एजुकेशन सिस्टम खराब होना शुरू हो गया। बिहार का एजुकेशन सिस्टम खराब नहीं था। पटना यूनिवर्सिटी वाज कॉल्ड द ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट। ट्रू। ठीक है, आज बिल्कुल। उसकी हालत जाके आप देखोगे ना, टीचर्स नहीं है। अरे बच्चा तो तब आएगा जब टीचर्स होंगे, टीचर्स ही नहीं है। तो अगेन मैं कह रहा हूँ 1990 से 1995 जब फर्स्ट टाइम लालू सीएम बने थे, बिहार की एजुकेशन की हालत खराब नहीं थी। जगन्नाथ मिश्र से वो नेग्लेक्ट होनी शुरू हुई थी, स्ट्रीमलाइन डिक्लाइन था। हाँ, लालू ने उसको चेक नहीं किया, पर फिर भी उतनी खराब नहीं थी। मेरे पास डेटा पॉइंटर्स अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर कोई भी रिसर्च करेगा उसको पता चलेगा कि एजुकेशन की हालत नीतीश कुमार के टाइम पे ज्यादा खराब हुई। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इनरोलमेंट बढ़ गया है। इनरोलमेंट क्यों बढ़ गया? क्योंकि उन्होंने हर जगह हर गांव में स्कूल खुलवा दिए। स्कूल में क्या हो रहा है, वहां पे लोग साइकिल कलेक्ट करने आते हैं, यूनिफॉर्म कलेक्ट करने आते हैं। हाँ, क्या बात कर रहे हो? कोई पढ़ नहीं रहा उन स्कूलों में, कोई पढ़ नहीं रहा, सिर्फ बिल्डिंग बने हुए, टीचर्स नहीं है। जहाँ टीचर्स है वहाँ बिल्डिंग नहीं है। तो फायदा क्या इस चीज का? बस इनरोलमेंट रेट आपने दिखा दिया कि 90% इनरोलमेंट रेट है, 100% इनरोलमेंट रेट है। इनरोलमेंट रेट है, मैं जाके एडमिशन ले लूं, अब क्यों? तो कोई भी एडमिशन ले लेगा ना, हाँ। बट अगर पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? तो क्यों बढ़ाना है? वो तो खुश है ना नेता को। नीतीश जी का स्टेटमेंट है, आप निकाल के देखो, वो कह रहे हैं कि हाँ हमारा युवा ही तो बम्बई चला रहा है, दिल्ली चला रहा है। क्या 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 करके वो चला रहा है? वो लेबर बन के चला रहा है। मुझे ये चीज परेशान करती है कि वो लेबर बन के ये चीजें चला रहा है और आप उस पर प्राउड फील कर रहे हो। इंडस्ट्री, उनसे पूछा गया कि इंडस्ट्री क्यों नहीं लगी, कह रहे हम लैंडलॉक्ड है। तो अरे आप सामान बनाओ। मैं एग्जांपल लेता हूँ, आज सारी दुनिया मखाना की बात कर रही है। मखाना सिर्फ बिहार में उगता है और कहीं नहीं उगता। फॉक्सनट गो टू चीज है। यूएस चाहता है, यूएस चाहता है, यूरोप चाहता है कि हम पॉपकॉर्न को मखाना से रिप्लेस कर दें। ठीक है, क्योंकि that's वो true. हेल्दी है और सारी चीजें हैं। ठीक है, दुबई हब बन चुका है इस चीजों का कि भाई एक्सपोर्ट करो। क्या बिहार ने कोई पॉलिसी बनाई? क्यों एक निखिल कामत के बोलने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि हाँ हम पॉलिसी बनाएंगे? जब निखिल कामत ने बात करनी शुरू की है, वहां के लोग क्या कर रहे थे? अब पॉलिसी बन रही है चीज, और ये इस साल बनी है। इस साल के बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वो अनाउंस करती है। बिहार उस चीज पे बात ही नहीं कर रहा था। आपके पास एक इतनी अच्छी चीज है, आप कर ही नहीं रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ, गया बुद्धिस्ट का बहुत बड़ा एपिक सेंटर है, जो सरदारों के लिए हरविंदर साहिब है। ठीक है, सर, हाँ, वो गया है बुद्धिस्ट के बिल्कुल। लिए। ठीक है, जो एक मुस्लिम के लिए मक्का मदीना है, वो एक सेंटर है गया, बोध गया। कितने 5 स्टार होटल है बोध गया में? एक भी क्या नहीं क्या होगा। क्या क्या हालत है उस जगह की? आप एक बार जाके देखो, रोड्स नहीं है, होम स्टेज नहीं है। बोध गया तो बहुत बड़ा सेंटर था फॉर नॉलेज, और दिस इज नॉट फॉर ओनली फॉर बुद्धिस्ट, बट मैंने जो तक पढ़ा हुआ है कि पीपल फ्रॉम फॉर होल वर्ल्ड आते वहां आते थे फॉर रिसर्च। वो नालंदा यूनिवर्सिटी की जो आप बात कर रहे हो, वो मैं हटा देता हूँ। मैं कहता हूँ आज का जो बोध गया है, वो एक हेरिटेज साइट है, यूएन हेरिटेज साइट है, इतनी बड़ी चीज है। क्यों नहीं? साउथ ईस्ट एशिया में कितनी बड़ा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, चाइना में भी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, जापान में भी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। आपकी टोक्यो से गया डायरेक्ट फ्लाइट क्यों नहीं है? आपकी श्रीलंका श्रीलंका के अंदर में नाम लेने वाला, हाँ, इतना बड़ा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, कितनी फ्लाइटें हैं? 85% है। हाँ, कितनी डायरेक्ट फ्लाइटें हैं? क्यों नहीं फ्लाई करें? क्यों नहीं हुआ 5 स्टार होटल गया में? वो कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकता है बिहार की इकोनॉमी को लेके। अच्छा, आपको नहीं लगानी इंडस्ट्री, चलो मैं मान लेता हूँ इंडस्ट्री नहीं, सर्विस सेक्टर लगाने। आप चाहते हो लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़े, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बढ़े, हम लोएस्ट है। ठीक है, आप चाहते हो, आप क्यों नहीं खुलवा रहे होटल? क्यों? मैं ये कह रहा हूँ, मक्का सर्विस इंडस्ट्री तो हो सकती है, कॉल सेंटर, हाँ, बहुत वहां पे कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ आप गया के ऊपर क्यों नहीं फोकस कर रहे हो? मैंने माना जितना मुस्लिम पॉपुलेशन है उतनी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन नहीं है, चलो उससे कम होगी, 10% भी होगी, उसमें से कितने आप गया ला पा रहे हो और क्यों नहीं ला पा रहे हो? मुझे ये पूछना है कि क्यों नहीं ला पा रहे हो? बिहार टूरिज्म, बिहार इज अ स्टेट विथ हिस्ट्री, बहुत डाइवर्स हिस्ट्री है। ठीक है, आप क्यों नहीं बता रहे हो? बिहार टूरिज्म के ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा है? मैं एज अ बिहारी नहीं बता सकता कि कौन सी वो 10-15 जगह है जहां बिहार में घूमना चाहिए आपको। वही नालंदा हो गया, राजगीर हो गया, एक बोध गया बता दूं। पर मुझसे जब मेरे दोस्त पूछते हैं कि भाई वहाँ 5 स्टार होटल है क्या, वहाँ बढ़िया सड़क है, मैं वो होता कि भाई पता नहीं। आज लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पटना में इतना बड़ा एयरपोर्ट बन गया। मैं कह रहा हूँ 10 साल पहले बनना चाहिए था।
आप कम्यूट देखो, पटना से दिल्ली का कितना ज्यादा है। पटना ईद के टाइम पे दिल्ली पटना की टिकट जो थी वो 22-23 हजार रुपए थी। दिल्ली से पटाया जाना सस्ता था। बिल्कुल। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों ज्यादा फ्लाइट्स क्यों नहीं कर? इतना बड़ा कॉन्सेंट्रेशन बिहारियों का बाहर रह रहा है, बैंगलोर रहते हैं, पुणे रहते हैं, बॉम्बे रहते हैं, ऑल ओवर इंडिया ऑल रहता ओवर है। इंडिया रहता है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ गरीब बिहारी रह रहे हैं, वेल टू डू बिहारीज भी रह रहे हैं, वो जाना चाहते हैं पर नहीं जा सकते क्योंकि आपने टिकट इतनी महंगी कर रखी है। अभी जस्ट मेरा एक फ्रेंड एज अ क्या कहते हैं, बिहार एडमिनिस्ट्रेशन पेपर क्रॉस करके वो गया के पास एक गांव में अपना एज अ डेप्यूटी वहां पे प्लेस्ड है, एंड उसने सिर्फ ऑन इज अ गेस्टेड ऑफिसर, गाड़ी मिलनी चाहिए, उसने 50,000 रुपए दिए हैं कि मेरे को गाड़ी दे दो, नेता को दिए हैं। मैं वही बता रहा अब वो हूँ। कह रहा है कि वो 50,000 निकालने के लिए मुझे पेट्रोल में धंधलेबाजी करनी है। अब उसके बाद अगर मुझे और काम निकलवाना है तो मुझे उसको सैलरी नहीं मिली, 8 महीने सैलरी नहीं मिली है, अब घर कैसे लाएगा? लेनी पड़ेगी ना उसको। रैम्पेंट करप्शन है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, वॉट एवर पीपल थिंक्स ऑफ नीतीश कुमार ने एक काम बहुत अच्छा किया, एक ही काम किया है, सड़कें बनवाई। अच्छा, ठीक है, एक ही काम उन्होंने किया, रोड बना, उसके अलावा उस आदमी ने कुछ नहीं किया, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। कल एक पटना जैसी जगह में एक बिजनेसमैन को उनके घर के बाहर पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शूट कर दिया। ठीक है, कानून, क्योंकि नीतीश कुमार राइट नाउ इज नॉट फिट टू सर्व एज सीएम। ही इज नॉट, अगर मेडिकल टेस्ट हो, ठीक है, ठीक है, ही इज नॉट फिट टू सर्व एज सीएम। मुझे दुख है इस बात का। एक 2005 से 2010 नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, आई वॉज प्राउड, यहाँ ये मेरा सीएम बना, पर आज नहीं। ही इज कमिटिंग अ क्राइम बाय सिटिंग ऑन दैट पोस्ट। आप नहीं हो फिट। आप, मैं ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी बिग पर्सन, पर मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि ही इज नॉट फिट टू सर्व एज अ सीएम ऑफ बिहार। ही इज नॉट फिट टू सर्व। लेकिन हाँ ठीक है, उनकी लेगेसी है, दैट्स व्हाई ही इज देयर, बट ही इज नॉट फिट टू सर्व एज अ सीएम ऑफ बिहार। कमिंग बैक, बिहार की जो, मैं वही कहना चाहता हूँ कि 2010 के बाद 10 से 25 तक उन्होंने नहीं काम किया। मुझे एक चीज जान, आप करप्शन की बात कर रहे हो ना, मैं आपको एक सिंपल, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रहा हूँ आपको। बिहार में हर साल बाढ़ लाई जाती है। क्यों? ठीक है, पी साईनाथ एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, ही रोट अ बुक एवरीवन लव्स अ गुड ड्राउट। महाराष्ट्र में हर साल ड्राउट लाया जाता है। क्यों? क्योंकि फिर एक बजट एलोकेट होता है, उसमें से कुछ परसेंट खर्च होता है, बाकी लोगों के जेबों में जाता है। उसी तरीके से बिहार में ऑन एन एवरेज हर साल लगभग 700 से 1000 करोड़ का बजट एलोकेट होता है बाढ़ आने के बाद। और उसमें से अगर कोई ढंग से ऑडिट करे तो 20 से 30% खर्च होता है। मान लो अगर 1000 करोड़ का एलोकेट हुआ, 200 करोड़ 300 करोड़ खर्च होगा, 700 करोड़ कहाँ जा रहे किसी को नहीं पता। हर साल एवरी ईयर दिस इज हैपनिंग। आप देखो किस साल ऐसा है जिसमें बिहार में, मैं अभी आप बैठे हो अगस्त में मेरे से बात करना, बिहार में बाढ़ आई होगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। कमिंग बैक की बिहार की पॉलिटिक्स, तो 1990 से सबको ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं 1990 से लेकर 2015 की पॉलिटिक्स रैप अप कर देता हूँ कैसे क्या चेंज हुई। 1990 में लालू यादव जीत के आते हैं एज द मसीहा ऑफ पुअर। उस वजह से वो जीत के आते हैं और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें की। उन्होंने स्कूल्स कुछ ऐसे खुलवाए थे, शायद गौशाला स्कूल या कुछ हुआ था, जिसमें रात को दिन भर बंदे ने काम किया, गरीब आदमी ने काम किया, रात को आके पढ़ता था। तो ये कहना कि लालू यादव ने एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया, ये नहीं है। क्राइम जो है धीरे धीरे कब बढ़ना शुरू होता है, पोस्ट 1995, जब वो एज अ मसीहा ऑफ पुअर से कास्ट पॉलिटिक्स की तरफ उनका अलाइनमेंट बढ़ना शुरु होता है। जब उनका कास्ट पॉलिटिक्स के हिसाब से अलाइनमेंट बढ़ना शुरू होता है, तब उनकी डिक्लाइन शुरू होती है। क्योंकि उन्होंने 1995 इलेक्शन की कैंपेन के टाइम में उन्होंने कहा था बुर बाल साफ करो। बुर का जो एक्रोनिम था, BHU वाज भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, ये था बुर बाल साफ करो। बेसिकली इट वाज अगेंस्ट द अपर कास्ट। तो वहां से जब वो कास्टिस्ट पॉलिटिक्स की तरफ लालू यादव टर्न लेते हैं, वहीं से उनका डिक्लाइन शुरू होता है। फिर 1997 में फॉरेस्ट स्कैम आ जाता है, ही हैज टू रिजाइन एज सीएम। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे, तो पहले वो मसीहा ऑफ पुअर थे, फिर वो कास्टिस्ट पॉलिटिक्स में सिर्फ यादव के लीडर बसते हैं, ठीक है, MY कॉम्बिनेशन, फिर वो, और उनमें से ओबीसी थोड़ा सा छिटकता है। फिर जब उनका नीतीश कुमार के साथ स्प्लिट होता है, तो और ओबीसी उनसे स्प्लिंटर करता है और उनकी पॉलिटिक्स और कम हो जाती है, जो 2005 में आरजेडी हारती है, जो वापस आज तक पावर में नहीं आ पाई। इसमें इमरजेंस होता है नीतीश कुमार का। व्हाई नीतीश कुमार इज होल्डिंग पावर? एक तो लोग कहते हैं लवकुश समीकरण, विच इज कुर्मी एंड क्वेरी। एक और चीज जो लोग नहीं डिस्कस करते हैं,
विच इज द पचपनिया कम्युनिटी। ये ईबीसी लोग हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट हैं। इन्होंने पहले लालू का साथ दिया। लालू का क्यों साथ दिया? क्योंकि अपर कास्ट लोग इनको सताया था, ठीक है, तो ये लालू के साथ गए। लेकिन जब लालू की गवर्नमेंट बनी, फर्स्ट गवर्नमेंट के बाद, जब when he became a caste leader, leader of the poor, leader of the marginalized, जब लालू यादव कास्ट के लीडर बनते हैं तो सेम नव सामंती कहा जाता है, यादवों को नव सामंती कहा जाता है। एक तो पुराने सामंती हो गए जो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, नव सामंती माने यादव। इन यादवों ने फिर अगेन इन पचपनिया कम्युनिटी को परेशान करना शुरू किया, और फिर तो ये जो ईबीसी है ये जाके चिपकता है नीतीश कुमार के साथ। और व्हाई these people, the पचपनिया कम्युनिटी होल्ड द की टू पावर, क्योंकि ये हर सीट पे, बिहार के हर सीट पे 700 से लेके 2000 का वोट है। एवरी सीट, एवरी 243 सीट्स दे आर प्रेजेंट। 1500 से कहीं पे 3000, 3500 भी हैं। तो इस वजह से ये जो कम्युनिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से लव कुश समीकरण प्लस ईबीसी की वजह से नीतीश कुमार साथ है। अनदर मास्टर स्ट्रोक विद नीतीश कुमार डिड वाज इन 2015 वो शराबबंदी। शराबबंदी की वजह से वुमेन उनके साथ आ गई, तो वुमेन, लव कुश और ये। लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ दिक्कत क्या हो रहा है कि द मैसेज इज गोइंग ऑन द ग्राउंड कि ही इज नॉट फिट। और आज की डेट में भी, डिस्पाइट लालू बीइंग 80 इयर्स इज ओल्ड, आज भी लालू यादव से बड़ा पॉलिटिशियंस बिहार में नहीं है। अगेन मैंने जो शुरू में कहा था, नैरेटिव कौन सेट करता है और कौन फॉलो करता है। 1990 से लेकर 2025 तक इस इलेक्शन को अभी नैरेटिव उतना शायद सेट नहीं हुआ, लेकिन 1990 से लेके 2020 के इलेक्शन तक आप इलेक्शन बाय इलेक्शन देखो, नैरेटिव किसने सेट किया? इट हैज ऑलवेज बीन लालू यादव। आइदर ही विन और लूज। अगर आप देखोगे नैरेटिव कौन सेट कर रहा है, वो लालू यादव सेट कर रहा है। इस बार जो मुझे लग रहा है नैरेटिव कौन सेट कर रहा है, शायद वो नहीं जीत पाए, क्योंकि अगेन पॉलिटिक्स इज अ थिंग ऑफ पेशेंस, और बिहार के लोग बहुत बहुत इंटेलिजेंट वोटर है, ठीक है। आप कह दो कि नहीं विकास नहीं हुआ, वो मैंने बता दिया कि ब्यूरोक्रेसी की दिक्कत है, करप्शन है, और वो चीजें नहीं हो पा रही, पॉलिटिकल विल नहीं है। लेकिन तो वो पेशेंस प्रशांत किशोर का टेस्ट होगा, लेकिन नैरेटिव जो है वो प्रशांत किशोर सेट कर रहे हैं। एजुकेशन एज अ नैरेटिव बना है बिकॉज प्रशांत किशोर ने कहा है कि भाई मैं एजुकेशन दूंगा अगर मैं आता हूँ। जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो मुझे नहीं पता। लोग ये भी बोलते हैं कि प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे, आरजेडी का, इस इलेक्शन में आरजेडी का काटेंगे या बीजेपी का काटेंगे। तो उसमें आई थिंक दैट विल डिपेंड ऑन सीट बाय सीट, कहाँ पे कौन सा कैंडिडेट है, कौन से कास्ट का है, उस सीट पे क्या इक्वेशन है। मान लो अर्बन सीट है, रूरल सीट है, वो अलग-अलग पैरामीटर्स हैं, उसके अलग है। हाँ, तो वो सीट बाय सीट डिसाइड होगा कि प्रशांत किशोर किसको नुकसान करेंगे। विल ही बी अ सिग्निफिकेंट वोट? इट्स अ थिंग टू वॉच। ठीक है, बहुत सारी चीजें वो ठीक बात करे, सारी चीजें ठीक नहीं बात करे। जैसे अगेन उनको भी लगता है हाँ लैंडलॉक वाली, तो मैं उस चीज से एग्री नहीं करता। तो मेरा ये कहना है, और जो लोग भी ये कास्ट की बात करें, सिर्फ कास्ट पे वोट नहीं करता। आप डेटा उठा के देखिए, क्या सारे यादव लालू यादव को वोट कर रहे हैं? नहीं कर रहे सर। क्या सारे मुस्लिम लालू यादव को वोट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या सारा ओबीसी समाज लालू यादव को वोट कर रहा है? नहीं। एट बेस्ट आप अपनी कम्युनिटी में 80% जो है स्ट्राइक रेट रहेगा, बाकी तो स्विंग रहेगा ही रहेगा। आप 100% यादव लालू यादव को वोट नहीं करेंगे, उनकी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। तो इसी का ये वाला बिहार इलेक्शन जो है वो बिहार की फ्यूचर को जो है वो फ्यूचर सेट करेगा, वो दिखाएगा कि फ्यूचर बिहार किस तरफ जाएगा। और मेरी जैसे एक मेरी ईपीए थ्योरी है, दूसरी मेरी थ्योरी है, इस दुनिया में दो लोगों को कभी बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। एक वोटर को पता उसको क्या चाहिए, ही नोज। अगेन मैं सबको रिकमेंड करता हूँ एक बुक पढ़ने के लिए, जो है विजडम ऑफ क्राउड। वो बताता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप 2 एक्सपर्ट लाओ और 1000 लोग ले आओ नॉर्मल वाले, तो जो 1000 लोगों से जो सॉल्यूशन निकलेगा वो बेस्ट सॉल्यूशन होगा। इसी कारण डेमोक्रेसी इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू गवर्न। करेक्ट। तो वही मुझे कहना है कि वोटर को आप बेवकूफ नहीं समझे। दूसरा मैं क्यों कहता हूँ कि नेता को आप क्यों बेवकूफ नहीं समझे, क्योंकि एक रिक्शे वाले से लेके कंपनी के सीईओ तक से कौन इंटरेक्ट कर रहा है? वो एक नेता इंटरेक्ट कर रहा है। जितना डाइवर्स एक्सपीरियंस एक पॉलिटिशियन के पास है टू डिस्कस विद पीपल, उतना किसी के पास नहीं है। व्हाट्स नॉलेज? इंफॉर्मेशन। मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन प्लस एक्सपीरियंस इज इक्वल टू नॉलेज। करेक्ट। इंफॉर्मेशन उसको मिल रहा है, उसकी टीम उसको बना के दे रही है। एक्सपीरियंस, उससे बड़ा वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस इस दुनिया में पॉलिटिशियन से बड़ा किसी को नहीं, किसी के पास नहीं है। तो इसी कारण इन दो लोगों को आप बेवकूफ मत समझो। लोग कहते हैं अरे पॉलिटिशियन तो ऐसे बेवकूफ होते हैं, भाई नहीं होते। मैं सोशल मीडिया के टर्म्स में आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहूँगा। आज कोई इन्फ्लुएंसर बनता है जिसके 10 मिलियन फॉलोअर है या 1 मिलियन फॉलोअर है, ये 50,000 भी फॉलोअर, 50,000 फॉलोअर वाले को ब्रांड चेज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वही इन्फ्लुएंसर
लेकिन एक नेता, अगर आप मान लो एमएलए बनते हो, आप लाख सवा लाख वोट लेके आते हो, और वो इन्फ्लुएंसर से कितना बड़ा, वो इस चीज से डिसाइड होता है। आप इन्फ्लुएंसर की कंटेंट देखो नहीं देखो, आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्रांड तब भी आपको चेज करेगी। वो अगले 5 साल के लिए आपका फ्यूचर में डिसाइड करेगा, इम्पैक्ट रहेगा। आप कितना परेशान रहोगे, वो डिसाइड करेगा आप कितना अच्छा एमएलए आपने चुना है, कितना अच्छा सीएम आपने बना। तो सोचो द अमाउंट ऑफ पावर और अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट ही इज पुटिंग इनटू। कोई आदमी या औरत, कोई इंसान 1.5 लाख 1 लाख सवा लाख लोगों को कन्विंस करना है कि आप मुझे चुनो और मैं आपका ध्यान रखूंगा, और वो भी लाइफ के लिए। हाँ, वो मतलब 5 साल के लिए रखेगा, 5 साल के लिए तो कम से कम रखेगा। तो सोचो कि कितना बड़ा स्टेक है, कितना दिमाग लगता है, कितनी स्ट्रैटेजी लगती है। मतलब मेरे आईआईटी ग्रेजुएट्स, आईएम ग्रेजुएट्स, मेरे जैसे लोग, हम सब लगे हुए हैं उनको जिताने के लिए। आपको लग रहा है मजाक में वो जो हम सबको हमारे सर्विसेज ले रहा है वो बेवकूफ है? तो फिर तो कौन इंटेलिजेंट है? जो ये चीज सोच रहा है कि बेवकूफ, वो खुद ही बेवकूफ है। मैं वही कहना चाहता हूँ, वो खुद ही बेवकूफ है। तो इसी कारण बिहार इलेक्शन इस बार बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और बिहार इलेक्शन इस बार डिसाइड करेगा कि बिहार को किस तरफ जाना है। कास्ट पॉलिटिक्स बहुत लूजली सब चिपका देते हैं बिहार के ऊपर, ताकि वो बाकी इश्यूज पे बात नहीं हो। फिर बात नहीं हो कि बिहार में भुखमरी क्यों है। कुंवर में आप बिहार का भी आओगे ना, मैं बिहार के 50 से ऊपर गांव में गया हूँ, बिहार में जितनी गरीबी ना, इमेजिन नहीं कर सकते। जब आप बिहार के गांव में जाओगे, इंसान ने उतने ही कपड़े पहन रखे हैं जितनी जरूरी है तन ढकने के लिए, उससे अगर कम पहनेगा तो नंगा ही कहलाएगा। और उसके बनियान में इतने छेद हैं कि बनियान से ज्यादा छेद है बिहार के लोगों के। अब बिहार में जाके देखो, एक औरत ने जो साड़ी पहन रखी है, एक गांव की औरत ने, गरीब औरत ने जो साड़ी पहन रखी है, वो धुल के इतनी ज्यादा पतली हो गई है कि अगर वो सुखाने के लिए रख देना और आंधी आ जाए तो शायद उसकी साड़ी हवा के दबाव से फट जाएगी। बिहार में इतनी गरीबी, बिहार की गरीबी आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं एज अ बिहारी भी इमेजिन नहीं कर पाता था जब तक मैं बिहार गया नहीं था। बिहार की गरीबी इमेजिन नहीं कर सकते। आपको कभी भी लगे ना कि मुझे दिक्कत है, मेरे पास कम प्रिविलेज है, आप 2 दिन बिहार के गाँव में गुजारो। बाढ़ और लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी कम कर दी है, ठीक है, इतनी कम कर दी, मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा है। बाढ़ आएगी ना, नेता से वहां के लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन? हेल्प करेगा, कुछ रिलीफ आएगी हमारे पास, बस आप आ जाओ नाव पे। इतनी ही एक्सपेक्टेशन है वहां के वोटर की कि बस नेताजी आए थे, जब बाढ़ थी नेताजी नाव पे चढ़ के आए थे, बस इतनी ही एक्सपेक्टेशन है एक बिहार के वोटर की। वो ये नहीं एक्सपेक्ट करे कि आप कुछ दो या हो। अभी आपको इतने अजीब सीन देखने को मिलेंगे, इतने अजीब सीन देखने को मिलेंगे। आदमी इतना डूबा होगा पानी के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर से पैकेट फेंकेंगे और वो कैच करने के लिए उसी पानी में दौड़ रहा होगा। करेक्ट। और इस चीज, और ये साल दर साल हुए जा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके ऊपर कोई क्यों नहीं बोल रहा। इसी के ऊपर तो आप नहीं चाहते हो कि बोले। आपका जो 700 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ का जो फंड आप दे रहे हो, उसी के ऊपर लोग नहीं बोलते। तो बोलते अरे बिहार तो कास्ट के बेसिस वोट है। नहीं करता बिहार कास्ट के बेसिस वोट, सिर्फ कास्ट के बेसिस पे बिहार वोट नहीं करता। अगर आप डेटा के अंदर जाके देखोगे तो बिहार सिर्फ कास्ट के बेसिस पे वोट नहीं कर रहा है। उसमें और भी बहुत चीजें आ चुकी हैं। कास्ट इज नॉट द ओनली फैक्टर, इट इज अ फैक्टर लाइक द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ट्रू, but it is not the only factor. So I guess this is a misconception people do have it, and I would request people from Bihar जो अभी अलग कह रहे हैं ना कि नैरेटिव सेट जो किया गया कास्ट के ऊपर, तो आई होप इस बारी वो चेंज हो, है ना, चेंज होके इस बार लोग अपने एजुकेशन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों को वापस लाने के लिए वोट करें। वही मैं कह रहा हूँ। अब कोई मुझसे पूछता है कि कैसा सीएम चाहिए बिहार को, तो मैं कहता हूँ जो 1990 से 1995 वाले लालू यादव और जो प्रेजेंट योगी है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो सीएम हो। क्योंकि लालू यादव ने क्या किया, वो डीएम को खड़े कर देते थे सभा में और बोलते, पूछते थे कौन है ये, लोग कहते अरे ये तो बड़ा बाबू है, भगवान। कहते अरे ये नहीं है, नौकर है तुम्हारा, तुम्हारे सैलरी से जाता है। वो टर्न उसने अलग ले लिया क्योंकि ये खुद कास्ट लीडर बन गया और उसके रेमिफिकेशन हुए। पर वो वाला जो टर्म था, मैं इस टाइम पे चाहता हूँ कि एक पॉलिटिशियन, एक एम्पावर्ड पॉलिटिशियन बिहार में जीते। और ब्यूरोक्रेसी से मुझे कोई दिक्कत नहीं, ब्यूरोक्रेसी इज द एग्जीक्यूशनर। अगर ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी सिस्टम नहीं चलेगा। दे आर वेरी गुड एग्जीक्यूशनर, बट दे शुड नॉट बिहेव एज दे आर द लॉर्ड्स ऑफ द प्लेस। उन्हें अपने को, क्योंकि, और इसके लिए मैं बिहारी वहां के लोकल लोगों को जितना जिम्मेदार था, क्योंकि भगवान बना दिया, लेकिन वो बेचारे क्या करें, उसके लिए डिपेंडेंट है। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, बिहार में किसी भी चीज के लिए, आपने अपने दोस्त का एग्जांपल दिया ना, उसको 50,000 रुपए देने,
अगर मैं एक बूढ़ा गरीब हूं और मुझे सरकार का जो वृद्धा पेंशन योजना के 400 रुपए चाहिए, मुझे हर डीबीटी पे जो मेरे अकाउंट में 400 रुपए है, मुझे 20 रुपए देने पड़ते हैं। क्या? हाँ, ताकि मेरे अकाउंट में, अगर मैंने इस बार 20 रुपए नहीं दिए, अगली बार सरकार कहती है हमने टेक्नोलॉजी कर दी, डेबिट नहीं आएंगे पैसे। मैं लिख के दे रहा हूँ, नहीं आएंगे। आवास योजना के लिए मैं 50 से ज्यादा 20 से ज्यादा गांव में तो मैंने लोगों से बात की, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, नॉर्थ बिहार में और सेंट्रल बिहार में। अगर आपको अपना नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में लिखवाना है कि आपको घर मिले, आपको 10,000 रुपए की घूस देनी है। गरीब आदमी जो घर मांग रहा है उससे उसके पास कहाँ मिलेगा? लाओ भाई कहीं से, हमें नहीं पता। इसी कारण मैं कह रहा हूं, बिहार इज द बेस्ट प्लेस टू बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट। मतलब there's no option for anyone to आपको do the corruption there. आपको अपने घर में नल जल का पाइपें लगा दी है बहुत जगह, ठीक है, अच्छा स्कीम है, बहुत अच्छी चीज है, आप वो चीज कर पा रहे हो। पानी नहीं आ रहा क्योंकि उसके लिए पैसे देने हैं। और पैसे देंगे कैसे? वो ब्यूरोक्रेट की दिक्कत नहीं है, वही तो मैं these things are mind boggling and it blows my mind हाँ कि तो हाँ कि आपको हर चीज के लिए पैसे देने, मतलब 400 रुपए आप दे रहे हो, जो कि पूरे इंडिया में सबसे कम है। सबसे कम वृद्धा पेंशन योजना 400 रुपए की वहां पे है बिहार में, उसमें भी आप 20 रुपए, मतलब कितना चूसोगे आप उस गरीब को? जिस आप जाके देखो, उसकी बनियान फटी हुई है, उसने बस बनियान पहन रखी है ताकि वो नंगा ना लगे। वो एक गमछे से अपने शरीर, एक बिहारी मर्द, गरीब बिहारी मर्द, गांव का मजदूर, गमछे से अपने आप को ढक रहा है। तो गमछा होता है छोटा सा है, वो ढकेगा तो कहाँ? और कुछ नहीं है उसके पास। उसकी अगर बनियान फट गई, उसके पास बनियान खरीदने के पैसे नहीं है। That's a bad ये खराब हालत। और बाढ़ में हर साल बाढ़ आती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो मीडिया इतना हल्ला करती है, ये वो फलाना ढिमकाना, मैं कह रहा हूँ मैं तो कहता हूँ इन सारे लोग जितने भी नेता हैं बिहारी, क्योंकि इतना परेशान है, उसको खाने के लिए नहीं है, कि वो कहाँ नेता को जाके बोलेगा कि भाई मुझे दो, कहाँ है मेरे पैसे, क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन तब उठेगा ना जब उस चीज से बाहर निकल। आपने बोल दिया कि भाई अब जैसे हिटलर का एक मिनिस्टर था, वो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, उसने कहा था कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच लगने लगता। पूरी की पूरी मशीनरी ने नैरेटिव को ऐसा बनाया कि बिहार सिर्फ कास्ट पे वोट करता है, तो कास्ट के हिसाब से देखते हैं। तो भाई एक टाइम के बाद वोटर कोई बिलीव, और शायद मैं सिर्फ कास्ट के बेसिस पे वोट करता, तो वो भी कास्ट पे जाके बटन दबा रहा है। पर ऐसा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि इस इलेक्शन में लोग पढ़े कि भाई कब ऐसा वो नहीं दे रहा। मुझे एक इलेक्शन कोई निकाल के दिखा दे कि 100% यादव ने लालू यादव को वोट दिया था किसी भी जगह पे। वो जो अपनी सीट पे जितनी बार लड़े, वो लड़े हैं, राबड़ी देवी जी लड़ी हैं, वो उनके इतने सारे एमएलए लड़े हैं। 90% दिखा दे, 100 छोड़ो, आप 90% दिखा दो जहां पे सारे के सारे यादव ने एक जगह पे, अगर वो डोमिनेंट थे भी, तो उन्होंने सारा का सारा वोट लालू यादव या उनकी पार्टी को दे दिया। हो ही नहीं सकता है, नहीं होता है। आपने ये फैलाया है ताकि वो सही सवाल नहीं पूछे, ताकि वो पूछे नहीं कि क्यों हमारे यहाँ पे हर साल हमारे घर डूबता है, हर साल बाढ़ आती है, हर साल में अपने, इस साल भी आपको वही सेम पिक्चर दिखेगी, गरीब आदमी नंगा इतना पानी में, यहाँ पे उसने बकरी बैठा रखी है, मैं आपको भेजूंगा। और हर बार एक घटियापन जो मुझे सबसे, मतलब जो उनको गाली देने जैसा लगता है, बाढ़ आ गई है, जो भी सीएम रहेगा, इररेस्पेक्टिव जो भी सीएम रहे, भाई वो अपने अच्छे से हेलीकॉप्टर में बैठेगा और ऐसे करके देखेगा, ऐसे ही देख रहा है वो। आप देख लो पोजीशन ये, या तो ये ऐसे देख रहा है, और कैमरा इस एंगल से आ रहा है और दिखा रहा है कि मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर है, वो बाढ़ का मुआयना कर, क्या कर रहा है भाई तू ऊपर बाढ़ का मुआयना करके? आना तो नीचे आओ। जिसने वोट दिया है तो नाव से पहुंच, अगर मैं बता रहा हूं, अगर सीएम नाव से पहुंच जाए ना, इलेक्शन निकल जाए। इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन इतनी कम कर दी है ना, इतनी कम कर दी है कि उसको छोटी चीज भी बहुत बड़ी लगती है। मतलब अगर मैं एक फनी नोट में बोलूं तो बिहार का वोटर और पॉलिटिशियन का वही रिलेशन है जो एक गर्लफ्रेंड और टॉक्सिक बॉयफ्रेंड का होता है। थोड़ा सा भी करना, नहीं बहुत अच्छा है यार, ये तो बहुत अच्छा है उसको, मैं सच बता रहा हूँ कि मतलब मैं हंस रहा हूँ, लेकिन आई एम एक्चुअली वरीड फॉर माई स्टेट कि उसको थोड़ी सी चीज मिल रही है और उसमें वो खुश है कि हाँ भाई इतना तो कर दो। तो इस बार आपको कौन लगता है क्या इस बारी नीतीश कुमार अगर बोलूंगा वापस आ सकते हैं? मैं एक अगेन ट्रेजेक्टरी बता रहा हूँ। नीतीश कुमार ने पिछली 2015 में 70 सीट जीती थी, 2020 में उनकी 43 थी। इस बार नीतीश कुमार 30 सीट का आगरा उनकी पार्टी नहीं क्रॉस कर पाएगी। जेडीयू इस इलेक्शन में 30 का आंकड़ा भी क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, इट्स वेरी टफ दैट दे आर एबल टू क्रॉस द
मार्क ऑफ 30, जो मेरा एनालिसिस है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा जो एनालिसिस है कि जेडीयू जो है 30 का आंकड़ा भी जो उनका डिक्लाइन आ रहा है 110, 70, 40, अगर वही ट्रेंड फॉलो होता रहा तो ठीक है, 30 ही रहेगी। तो 30 के आसपास ही उनकी सीट रहेगी। और पर कुछ भी हो सकता अगर है। बीजेपी उनको पूरा सपोर्ट करेगी इसमें, बीजेपी देखिए, बीजेपी अगेन लोगों को उम्मीद तो है कि बीजेपी कुछ कर, अगेन बिकॉज ऑफ ब्रांड मोदी निकाल दो कोई नहीं है। ब्रांड मोदी से अब कितने लोग जुड़ पाते हैं, किस तरीके से ऑपोजिशन प्ले आउट करता है, ये जो अगेन मुझे एक और प्रॉब्लम है, इस पर बीजेपी नैरेटिव सेट नहीं कर रही, या तो पीके नैरेटिव सेट कर रहा है प्रशांत किशोर, या फिर ऑपोजिशन नैरेटिव सेट कर रही है, बीजेपी नैरेटिव सेट नहीं कर रही। तो कितना ब्रांड मोदी पे वो निकाल पाएंगे चुनाव, वो बहुत टफ कहना है, ठीक है। अभी कौन इलेक्शन जीतेगा मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मैं अभी काम कर रहा हूँ, मुझे चीजें पता चल रही हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि एक बिहारी वोटर सबसे अवेयर है और वो उस चीज को अगेन प्रूफ करेगा, क्योंकि अगेन वही मैं कह रहा हूँ, क्यों बिहारी वोटर अवेयर है, क्योंकि आप छोटे से छोटे चाय की दुकान पे बिहार में चले जाओ, सुबह 7 बजे जाओ, आपको अखबार दिखेगा, अखबार बंदा वहां कवर टू कवर पढ़ता है। और अगर 2 बंदे पढ़ेगा, हाँ सुबह 7 बजे आप चाय की दुकान पे जाओ, पटना जाओ, मुजफ्फरपुर जाओ, किसी भी जगह जाओ, छोटे से छोटा चाय का दुकान भी होगा ना, उसने बनियान नहीं पहन रखा, कोई दिक्कत नहीं, वो लुंगी में चाय बनाएगा पर आपको अखबार देगा। और मिनिमम 2 अखबार रहेंगे, 2 नहीं तो 1 तो रहेगा ही रहेगा। हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर से एक अखबार है, और वो कवर टू कवर, फिर वो सब बैठ के डिस्कस करते हैं। आप एक बिहारी रिक्शे वाले से ममदानी के बारे में पूछेगा, वो बता देगा। अच्छा, उसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी नॉलेज है, क्योंकि वहां अखबार आज भी पढ़े जा रहे हैं, सोशल मीडिया का इंफॉर्मेशन है। एक और आपको फन फैक्ट बताता हूँ, बिहार इन टर्म्स ऑफ रूरल कंटेंट कंजम्पशन द नंबर 1 स्टेट इज बिहार। बिहार सबसे ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, रूरल इंडिया में बिहार सबसे ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस पसंद है। तो इस बार बिहार का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। मेरी ये प्रेडिक्शन है कि हाँ जेडीयू नहीं जीत पाएगी, क्योंकि अगेन उसके एक और रीजन मैं बताऊंगा। मुझे बिहार में 2 ही कार्डर बेस्ड पार्टी, कार्डर मतलब जिसके अपने लोग ग्राउंड तक है, 2 ही है, एक बीजेपी एक आरजेडी, बाकी कार्डर बेस्ड नहीं है, बाकी लोग बस हैं, चाहे वो चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, किसी और की। कार्डर बेस्ड 2 ही पार्टी है, आरजेडी और बीजेपी। अब इसमें किसका कार्डर कितना काम करता है वो भी डिपेंड करेगा, लोगों को क्या समझ में आता है, क्या कमिट करते हैं, वो डिपेंड करेगा। बट हाँ, बिहार चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और ये नेशनल पॉलिटिक्स के लिए एक नई चीज को लेके आएगा, क्योंकि इंडिया में कभी भी पॉलिटिकल चेंज हुआ है ना, बिहार हैज बीन एट सेंटर ऑफ इट, स्टार्टिंग फ्रॉम 1920 व्हेन दैट गांधी बिकेम गांधी आफ्टर चंपारण मूवमेंट। करेक्ट, ठीक है, वो और वहां से गांधी की जर्नी शुरू होती है, और उसके बाद फिर वो नेशनल लीडर बनते हैं, पर कहाँ बनते हैं? बिहार से। ठीक है, इमरजेंसी के खिलाफ पहला मूवमेंट कहाँ शुरू होता है? जेपी मूवमेंट, बिहार से। कम टू प्रेजेंट, महागठबंधन इंडिया अलायंस की पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? बिहार में। किसने की थी? नीतीश कुमार। वो जगह में पॉलिटिक्स है, जैसे रईस का डायलॉग है कि गुजरात की हवा में ही धंधा है, बिहार की हवा में पॉलिटिक्स है। राजनीति वहां के हवा में है, रग रग में, डीएनए में, और वो चीज बिहार डिसाइड करेगा। बिहार ने हमेशा डिसाइड किया नेशनल पॉलिटिक्स किस तरफ जाएगी। कास्ट सेंसस सबसे पहले कहाँ हुआ था? बिहार में। अब मोदी जी कह रहे हैं या बीजेपी कह रही है कि हम भी कराएंगे, इतना बड़ा इशू क्यों? बिहार से। तो जैसे गुजरात की हवा में धंधा है, बिहार की हवा में पॉलिटिक्स है, और कोई भी मेजर पॉलिटिकल चेंज या चीज जब भी हुई है, बिहार हैज बीन एट सेंटर ऑफ इट। मे बी उस जगह की मिट्टी में, या एक और चीज, इंडिया, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एज अ कंट्री कब शुरू होता है? व्हेन मौर्यन एम्पायर्स कम। उससे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया नहीं था। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया आता है चाणक्य और चंद्रगुप्त लेके आते हैं, जब हम अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक हमारा रूल है, और तब आइडिया ऑफ इंडिया बनता है। एक कंसोलिडेटेड नेशन स्टेट सबसे पहले कहाँ बना? बिहार में बना। उसकी कैपिटल कौन थी? पाटलिपुत्र, अगेन बिहार। ट्रू। तो 300 बीसी से लेके 2025 तक जब भी एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल चेंज हुआ है, या तो वो बिहार से हुआ है। तो आई गेस दिस इज अ ईयर वेयर मे बी कमिंग पर्सपेक्टिव ऑफ मंथ्स या ईयर्स में बोलूं, वो बिहार डिसाइड करेगा अगला नेशनल इलेक्शन किस चीजों पे उसने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया कि कास्ट सेंसस आपका इंपॉर्टेंट मुद्दा, उसमें 2 साल पहले वहां कास्ट सेंसस हो गया था। आप यही है कि बिहारी इंटेलेक्चुअली बैकवर्ड नहीं है, आप उसको मौका दो, वो करके दिखाएगा। वही राजेंद्र नगर आके और कोटा जाके वो आईआईटीज में और सिविल सर्विस में फोड़ रहा है। करेक्ट। आप चाहते नहीं हो, क्योंकि आपको लेबर नहीं मिलेगा ना। आप एक बार बिहारी को मौका दो, फिर उसके बाद देखो कि जैसे वो जेनजी का टर्म है ना, ही विल किल इट, बिहारीज विल किल इट। मैं इससे बेस्कार नहीं कह रहा क्योंकि मैं बिहारी हूं,
ठीक है, बिकॉज आई कम फ्रॉम बिहार। मैं खुद को बिहारी कह भी नहीं सकता क्योंकि मैं रहा ही नहीं हूँ। मैंने बिहार के लिए उतना कुछ किया ही नहीं, पर अब मैं करूंगा और मेरा ये विजन है। मतलब अगर वो हो या नहीं हो टाइम लगेगा, पर ये मेरा विजन है। ये कहते हैं ना कि हमको इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इतने दिन तक करना है, यूपी को इतने ट्रिलियन करना है। मेरा ये एम है। अभी तक इस विजन के बारे में किसी ने बात नहीं की है। आप मेरे लिंक्डइन पे जाके देखोगे, मैंने बिहार जाके 2 महीने बाद अपना बायो डाला था, कमिटेड टू द ग्रोथ ऑफ बिहार। किसी भी कैपेसिटी में मेरा ये एम है, मेरी ये ड्रीम है। जैसे मार्टिन लूथर किंग का था ना, आई हैव अ ड्रीम। मेरा ये ड्रीम है दैट व्हेन India celebrates its 100th year of independence till 2047, I want that Bihar become a 1 trillion economy. शायद नामुमकिन लगे, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ड्रीम आपको, सामने वाले को ये नहीं लगे कि यार क्या बेवकूफाना बातें कर रहा है या क्या बकवास कर रहा है, तब तक वो सपना है नहीं। और किस तरीके से मैं करूँगा, आप मुझसे प्लान पूछोगे, मेरे पास कोई प्लान अभी नहीं है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स देख रहा हूँ, मैं बिहार की पॉलिटिक्स को समझ रहा हूँ, पर जो भी मेरे से लगेगा आई एम कमिटेड। ठीक है, आई लिव माई 28 years of life in Delhi NCR। मेरा ये एम है दैट बाय 2047 मैं इस ड्रीम के लिए जो भी होगा, और इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं रीच आउट भी कर रहा हूँ कि और लोग आए, जुड़े, मैं भी कुछ करूँ। अभी मैं एज एन इलेक्शन कंसल्टेंट इन्वॉल्व हूँ, पर आफ्टर दिस इलेक्शन आई विल डेडिकेट सम पार्ट ऑफ माई आवर्स टू मेक श्योर दैट मैं 1 ट्रिलियन सोच रहा हूँ। अगर मैं 500 मिलियन तक भी ले गया, ठीक है, बाय 2047 आई थिंक दैट वुड बी माई सर्विस टू the land from which I was born। तो मेरा ये एम है कि मुझे 2047 तक बिहार की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन बनाना है। और कैसे बनाना है शायद मैं और एक्सपीरियंस हो जाऊंगा ओवर देयर्स, पर मैं हर रोज एक चीज, जैसे मैनिफेस्टेशन होता है ना, सोने से पहले मैं हर बार ये बोलता हूँ कि इस चीज पे अलग काम करना है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बिहार को बनाना है 2047 पे, और उस पर मैं काम, क्या अभी मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, पर अगेन बिग बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टेशन में हूँ, और मुझे उस पर मैं काम करना, मैं सोचता डेली हूँ कि क्या कर सकते हैं। मैं चैट जीपीटी पे हर रोज मैंने वो फोल्डर बनाया हुआ बिहार, और उस पर मैं सिर्फ यही डालता रहता हूँ अलग अलग, एज एन इकोनॉमिस्ट, एज साइकोलॉजिस्ट, कि चैट जीपीटी तो एज साइकोलॉजिस्ट सोच कि बिहार को 1 ट्रिलियन बनाने के लिए क्या, एज ए नैरेटिव मैनेजर, एज ए इन्वेस्टर, कौन सी ऐसी चीजें हैं 30 साल बाद क्या ला सकते हैं। तो उस तरीके से मैं सोच रहा हूँ। आई होप अखिल, जो आपकी सोच है ना, इट्स अ वे बियॉन्ड। बहुत लोगों ने भी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। एंड आई होप यू आर सक्सेस इन दिस, बिकॉज आपका जो कॉन्फिडेंस है, मैनिफेस्टेशन है, दैट हैज अ गुड वाइब्स। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन हु इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, आज कल कभी भी सुन रहे हो ना यार, if you are from Bihar and if you want to regain the Bihar just like it used to be in past 1990s, तो यार be with him, be with a change. I hope this will regain and Bihar as will be a top three in the country। जब 1947 में आजाद हुआ था, ग्रोइंग पावर में टॉप 3 में था ना, टॉप 3 स्टेट में था। So, और मुझे आज वो टॉप 3 में दोबारा आए। मैं 2047 मेरा वही प्लान है। मैं किस तरीके, आई एम अ वेरी स्मॉल पर्सन, मैं कुछ वो नहीं, मैं 2 साल स्टार्टअप चलाते हुए मेरे 15 लोगों की टीम है अभी बिहार में, पर आई हैव अ ड्रीम एंड दैट ड्रीम is inside me, that is burning inside me, that I have to make Bihar a 1 trillion economy। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, कोई इंडस्ट्रिस्ट नहीं हूँ, पर सोच के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो मुझे ये चीज करना, और मैं चाहता हूँ कि लोग जुड़े, लोग आए और बिहार को 1 ट्रिलियन बनाए, क्योंकि वी हैव द पोटेंशियल, वी हैव द कैपेसिटी। एक बिहारी, सबको पता है, आप भी एग्री करोगे, मेहनत में हमें कोई बीट नहीं कर सकता। एक बिहारी सब पे भारी, मेहनत में हमें कोई बीट नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर कोई सकता। बीट नहीं कर सकता बिहारी जितना मेहनत। यहाँ पे डायलॉग बोलूंगा जो आप कहते हैं कि हमारे मिनिस्टर बहुत प्राउड करते हैं कि हमारे लड़के बिहार के लड़के पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश चला रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो सब पे भारी हैं। वही चीज कि उस चीज को भारी उनको वहां लेके आना, एज अ मजदूर में नहीं चाहता बिहारी भारी, एज ए इंटेलेक्चुअल भारी। मैं एआई हब बने बिहार, पटना में, दरभंगा में, गया को मैं बुद्धिस्ट दुनिया का उसको वो जगह मिले, उसी से शायद कुछ मिलियन कवर हो जाए। तो मुझे वो पॉकेट ढूंढने हैं, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा हूँ। कितना कर पाऊंगा मुझे नहीं पता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि मैंने चलना शुरू किया और कारवां बनता गया, तो मैं उस पर भी काम करूंगा, लेकिन मैं ये चीज मैंने अब डेली बिफोर आई स्लीप आई डेली टेल दैट आई नीड टू वर्क टू मेक बिहार 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। और नामुमकिन नहीं है। मैंने चैट जीपीटी पे डाला था, उसने मुझे जो दिया था ना और जो मैंने पढ़ा, मतलब कोई भी डाले, मैं किसी को बोलूंगा कि जाके प्रॉम्प्ट डाले, कैन बिहार बिकम अ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड हाउ रियलिस्टिक इट इज। अब जब आंसर पढ़ोगे रियलिस्टिक है, इम्पॉसिबल नहीं है।
इम्पॉसिबल नथिंग, इम्पॉसिबल, वो कहता है ना आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है, पर वो कितना कर पाएगा वो नहीं। देखना पड़ेगा। ऑलरेडी डिड विद द सूद सर, राइट? अब मुझे आपकी वो जर्नी के बारे में बताना, जब आपने उनके लिए काम शुरू किया एंड व्हेन ही वाज इलेक्टेड एज इलेक्शन और उन्होंने जीता था, वो तो जर्नी। वही मैंने कहा कि मेरे दोस्तों के साथ मिलके मैंने ये कंपनी शुरू की थी, मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया और उसके बाद मैंने निहित और पार्थ, जो मेरे बाकी बचपन के दोस्तों उनके साथ ये काम मैंने शुरू किया। तो निहित डेटा देखता था, पार्थ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी थी, मेरे पास पॉलिटिकल रिसर्च था। तो आज से 2 साल पहले सबसे पहले तो सूद सर ने मैं ट्रस्ट किया, उनको और भी कंसल्टेंट मिल सकते थे, वो बीजेपी के एक बहुत उस समय भी एक रिनाउंड रीडर थे, पीपल न्यू, वो एसडीएमसी ऑलरेडी जीत चुके थे, तो वो काम उन्होंने कर रखा था। पर उन्होंने एक यंग टीम को हमें ट्रस्ट किया और मेरे पॉलिटिकल गुरु उन्हीं को मानता हूँ, उन्होंने बहुत पेशेंटली मुझे इन्वॉल्व किया और मुझे सिखाया। तो हमने आशीष सूद सर आज मिनिस्टर जो बने हैं उनमें उनके आइडियाज भी हैं, पर हमने भी उसमें नई चीजें डाली 2 साल में स्टेप बाय स्टेप। जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था दैट आई वांट टू बी अ सिग्निफिकेंट फोर्स इन एमएलए इन दिल्ली, और मुझे अरविंद केजरीवाल के पैरेलल खड़ा करना है। उसके लिए जो सबसे पहले चीज हमने जो की थी, उनका सोशल मीडिया को हमने बहुत ज्यादा यूज किया। हमने सोशल मीडिया क्या कोई भी इशू होता था, ही यूज्ड टू फर्स्ट पर्सन टू स्पीक, डू पीस टू कैमरा, और वो अटैक करते थे। ऐसे करते करते आई थिंक दैट बिल्ट हिज रेपो, एंड बिकॉज जब वो 2020 का इलेक्शन लड़ रहे थे, ही लॉस्ट बाय 14,000 वोट, एंड दिस टाइम व्हेन ही हैज वॉन बाय रिकॉर्ड मार्जिन ऑफ 18,000 समथिंग, क्लोज टू 19,000। नाइस। और ये जनकपुरी में रिकॉर्ड है। इससे बड़े बहुत बड़े पॉलिटिशियन होते थे जनकपुरी से, अभी भी हैं वो, जगदीश मुखी जी जो गवर्नर भी रहे, उनका होता था कि ही वाज द पर्सन जो सबसे ज्यादा वोटर जीते। हमने अब ये देखिए, हमने जो स्ट्रैटेजी की थी उससे ना सिर्फ हम 14-15,000 वोट को हमने कवर नहीं किया, हमने उसमें 19,000 और डाले, जबकि टोटल वोट ही 1,07,000 या 10,000 पड़े थे। तो -14,000 से एडिंग 19,000, दैट्स अराउंड 20-30 लगभग 34,000 30,000 के आसपास का। और उसमें हमने सबसे बड़ा काम किया कि हमने चुनाव को माइक्रो किया। हमने मेरी जो मैंने सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी हमने दी थी, हमने सर को कहा, हमने बूथ एनालिसिस, बूथ बाय बूथ हमने चीज़ों को एनालाइज किया। पिछले 3 इलेक्शन में हमने बूथ का सेग्रीगेशन किया, कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग बूथ है, कौन से वीक बूथ है। वीक बूथ वो बूथ है जहाँ हम 50 वोटों से कम से आ रहे हैं, कम से भी आ रहे हैं। फिर बैटल ग्राउंड बूथ जहाँ हम 50 से 100 वोटों से आ रहे हैं। फिर टफ बूथ जहाँ हम 100 से 200 वोटों से आ रहे हैं। फिर डेड बूथ जहाँ हम 200 से भी ज्यादा वोटों से आ रहे हैं। डेड बूथ का मतलब है कि हम मेहनत करेंगे भी ना तो ज्यादा जगह हम पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि एज अ कंसल्टेंट हमारा काम यह था कि रिसोर्स मोबिलाइज हो इफेक्टिवली और इम्पैक्ट क्रिएट करे। उस तरीके से हमने चीजें करनी शुरू की। हमने इशू उठाना शुरू किया पानी का, गंदा सीवर का। सर खुद गए जब बारिश हुआ कि ये देखो गटर बह रहा है, गंदा पानी बहता सीवर, यही इशू था जनकपुरी में। और इसी के ऊपर हमने पूरा का पूरा इलेक्शन बिल्ड किया था। पूरे की उनकी ब्रांडिंग हमने उसी तरीके से की थी, अ पर्सन हु इज अ गो गेटर। उनके ब्रांड के साथ हमने ये जोड़ा, क्योंकि जब भी कोई दिक्कत होती थी उन्होंने उनसे जुड़ने से पहले हमने बस उनकी ब्रांडिंग यूज की। उन्होंने 2 सुपर सकर मशीन ऑलरेडी लगा रखी थी लोगों के सर्विस के लिए। जो मैंने कहा अगर किसी को पॉलिटिशियन बनना है तो क्या करना है, तो उसको सेवा करनी है। हमने उसकी फिर ब्रांडिंग की, लोगों को बताया कि भाई इतने किलोमीटर इस इंसान ने गाड़ी चलवाई है आपके लिए, ये इंसान ऑलरेडी आपके लिए काम कर रहा है, जबकि उसके पास पोस्ट नहीं है। उस तरीके से लोगों का बिल्ड हुआ। लोग शीश महल की बात करते हैं, हमने शीश महल से रिलेटेड कार्यक्रम 2023 में किया था। विनोद तावड़े जी को हमने बुलाया था, विनोद तावड़े जी को बुलाया था। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें छोटी छोटी करके वी हेल्प हिम बिकम अ ब्रांड। उनसे हमने सीख के उन्हें ब्रांड बना, ऐसा नहीं कि उनका कंट्रीब्यूशन था। उनका आइडियाज हमने लेके उसमें नई टेक्नोलॉजी डाली, इनपुट डाले, सोशल मीडिया को यूज करके वी ट्राइड, एंड गॉड गिव हिम मोर सक्सेस। राइट नाउ ही इज हैंडलिंग 5-6 मिनिस्ट्रीज इन दिल्ली, सो एंड ही इज डूइंग गुड वर्क। उनके पास एजुकेशन है, पावर है, अर्बन डेवलपमेंट है, टेक्निकल ट्रेनिंग है, होम है, ही इज मिनिस्टर होम। हाँ, तो ये सारी चीजें ये कर रहे हैं। और तो इसमें अगर मैं उसको करेक्ट लेके चलूं कि आपका एक अपना एक्सपीरियंस, यंग माइंड, ठीक है, एक आपका जो डेटा का माइंड, डेटा डिजिटल का माइंड, और आपका पॉलिटिकल रिसर्च प्लस एक्सपीरियंस, पॉलिटिक्स उनका आशीष सर का एक्सपीरियंस, जो पॉलिटिक्स का इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा, वो जब एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन के आया, that has given him the success to win from the 18,000 वोट। और मैं एक चीज जो उनकी हर पॉलिटिशियन को जो सीख सकता हूं उनसे, he is very tech savvy. I think he is learning from the best PM मोदी। वो बहुत टेक सेवी हैं और नए आइडियाज के लिए हमेशा ओपन है। अगर वो नए आइडियाज के लिए ओपन नहीं रहते तो हम जैसे
जो लोग पहली बार ये काम कर रहे थे उनको नहीं चांस देते। ट्रू। सो वो नए, और एज अ पॉलिटिशियन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, यू शुड बी ओपन टू टेक्नोलॉजी, यू शुड बी ओपन टू न्यू आइडियाज और गिव चांस टू यंगस्टर। उन्होंने हम जैसे यंगस्टर 26-27 साल के लड़कों को चांस दिया अपने साथ जुड़ने और काम करने का, एंड थ्रू हिज, अंडर हिज गाइडेंस वी वर एबल टू डिलीवर व्हाट वी डिलीवर। So I guess that's a really good insight you have said, and I hope you will get more success in this. So I guess that's a very good insight you have given, Alak, and I hope हम next November में दोबारा करेंगे। मैं आपसे अभी प्रॉमिस ले रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल तब तक हो चुका होगा बिहार इलेक्शन। Then we can have a judgment कि क्या आपने कहा था और क्या कितना हुआ, and I'm really waiting for the flood thing कि क्या वो actually same time पे flood दोबारा आ रहा है। If it is, तो I personally I will start a ORG पे, ऑरेंज पे जाके मैं खुद चलाऊंगा ये चीज कि यार how come every time every year same time पे फ्लड कैसे आ सकता है, और उतना ही मेहमत आता है, उतना ही परेशान करने उतना वाला ही आता है और उतना ही अमाउंट जा रहा है। जा रहा है। तो ये चीज फिगर क्यों नहीं हो रही, इसे फिगर आउट क्यों नहीं हो पा रही है? Flood is an industry in Bihar, Kumar. It's an industry for the bureaucrats and politicians. Best industry. बिहार गरीब नहीं है, बिहार सरकार के पास बहुत पैसा है, ठीक है, बिहार बस वहां तक पहुंच नहीं रहा। That's a needful. That So I guess I really give a best of luck to the Alak for the Bihar elections. Thank you. And on the other hand, I really request everyone from Bihar, अगर आप कहीं बाहर भी काम कर रहे हो ना यार, आप वापस जाके अपना वोट जरूर देना, एंड उसको देना जो आपकी एजुकेशन और आपके बच्चों के लिए फ्यूचर एजुकेशन पे काम करेगा, फ्यूचर पे काम करेगा और आपको एक लाइफ स्टैंडर्ड देगा, बी इट फ्रॉम एनी पार्टी। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी, बट मैं बोलूंगा आप खुद एजुकेट हो गए ना तभी होगा, और ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है।